नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अमेरिकी नेवी के सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियार के बारे में, जिस पर अमेरिका ने पैसा पानी की तरह बहाया है। साथ में इसकी टक्कर का हथियार रूस, चीन और ना ही यूरोप में है। साथ में दोस्तों ये बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है और आप इसे पानी का F-22 रैप्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेल्थी ये एक तरह से डिस्ट्रॉयर है और साथ में ये नेक्स्ट जनरेशन का एक स्टेल्थी डिस्ट्रॉयर है और इस डिस्ट्रॉयर में एक से एक एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। साथ में इसका वेपन सिस्टम भी बहुत ज़्यादा एडवांस है और दोस्तों चीन इसको चाहकर भी किसी भी तरह से ना तो कॉपी कर सकता है और ना ही दोस्तों वो इसे रोकने के लिए किसी भी तरह का जो मैकेनिज्म या कोई डिस्ट्रॉयर या रडार भी बना सकता है, क्योंकि हद से ज़्यादा अमेरिका ने इसको स्टेल्थ रखा है और साथ में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस इसमें रखी गई है। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है वे मिलती रहे। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूएसएस ज़ुमवाल्ट के बारे में। तो देखिए दोस्तों ये एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा स्टेल्थी है और साथ में इसका जो डिज़ाइन है उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़्यादा यूनिक यहाँ पर रखा गया है। और इसके बाद हम बात करें इसके डिस्प्लेसमेंट की, तो देखिए दोस्तों इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो लगभग 16,000 टन के आसपास है और इसकी जो लेंथ है वो है 190 मीटर यानी कि 610 फीट। और इसके बाद इसका जो बीम है वो है लगभग 24.6 मीटर और साथ में इसका जो ड्राफ्ट है वो है 8.4 मीटर। तो दोस्तों इसकी थोड़ी सी जनरल स्पेसिफिकेशंस थी। और इसके बाद इसके अगर आप बात करते हैं प्रोपल्शन सिस्टम की, तो इसमें दो रोल्स रॉयस के MT-30 गैस टर्बाइंस का इस्तेमाल किया गया है। साथ में इसमें दो और रोल्स इसके RR4 500 टर्बाइन जनरेटर का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। और इसका जो प्रोपल्सन सिस्टम है वो इसे लगभग 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देता है। आप देखिए कितना ज़्यादा हैवी ये एक तरह से शिप है, यानी कि डिस्ट्रॉयर है। और अगर आप इसे दूसरे डिस्ट्रॉयर से कंपेयर करते हैं तो ये उनसे लगभग लेंथ में और साथ में वेट में भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके रडार और सोनार सिस्टम के बारे में। तो देखिए दोस्तों इसमें मॉडिफाइड मल्टीफंक्शनल रडार का इस्तेमाल किया गया है, जो कि लो एल्टीट्यूड पर और साथ में हाई एल्टीट्यूड पर भी किसी भी एरियल टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम है। और दोस्तों इस रडार को खास तौर पर इसलिए मॉडिफाई किया गया है ताकि ये लो एल्टीट्यूड पर भी जो एरियल टारगेट है उन्हें ट्रैक कर सके, जो खास तौर पर जो मिसाइलें होती है। आप देखिए भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल है, तो उसका जो नेवल वेरिएंट आता है उसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो जमीन से 5 मीटर की हाइट पर बड़ी आसानी से ट्रैवल कर सकती है और वो समुद्र के 5 मीटर के एल्टीट्यूड पर बड़ी आसानी से एक पैरेलल ट्रैवल करते हुए अपने टारगेट की तरफ बढ़ सकती है। और दोस्तों इतने कम हाइट पर किसी भी मिसाइल को एक तरह से पकड़ पाना डिस्ट्रॉयर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसी के लिए इसमें जो रडार है उसको मॉडिफाई किया गया है ताकि वो लो एल्टीट्यूड के टारगेट को भी बड़ी आसानी से ट्रैक कर सके। और साथ में इसमें एस बैंड VSR सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि वॉल्यूम सर्च रडार सिस्टम। तो देखिए दोस्तों ये किसी भी शिप की जो वॉल्यूम होती है या वो जो साउंड जनरेट करते हैं उससे ये पता लगा सकती है बहुत दूर से। और इसके बाद इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार का भी इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं इसकी प्रोग्राम कॉस्ट के बारे में। तो देखिए दोस्तों ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ज़्यादा हैवी कॉस्ट के साथ अमेरिका ने एक तरह से उठाया था, क्योंकि लगभग 22 से 25 बिलियन US$ अमेरिका ने इसके ऊपर लगाए थे। और साथ में इसकी जो यूनिट कॉस्ट है एक यूएसएस ज़ुमवाल्ट की, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए 4.5 बिलियन US$ का जो एक डिस्ट्रॉयर है वो अमेरिका को पड़ता है। और इतनी हैवी कॉस्ट होने के कारण US गवर्नमेंट और साथ में US नेवी को क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा था। उसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके वेपन्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों इसमें 20 MK57 जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया गया है और ये MK41 का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है जो कि उनसे बहुत ज़्यादा एडवांस है। और इस वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में टोटल 80 सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद ये 4 RIM-162 इवॉल्व्ड सी स्पैरो मिसाइल्स को कैरी कर सकता है और ये मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल्स है, यानी कि ये भी किसी एरियल टारगेट को मारने के लिए इसमें इस्तेमाल की जाती है। और इनकी जो रेंज है वो लगभग 50 किलोमीटर तक है और साथ में इन मिसाइल की जो स्पीड है वो लगभग 4 मैक के आसपास है। तो इस रेंज के लिए इसे बहुत ज़्यादा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। तो दोस्तों अगली मिसाइल इसमें टॉमहॉक मिसाइल लगती है, जो कि लॉन्ग रेंज की सबसोनिक मिसाइल है। इसका जो ब्लॉक 2 वेरिएंट है वो लगभग 2500 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है और साथ में ब्लॉक 3 या ब्लॉक 4 वो लगभग 1700 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है। और इसके बाद आप सबको पता है कि जो दूसरे डिस्ट्रॉयर होते हैं वे नॉर्मली एक हेलीकॉप्टर को कैरी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा रखी गई है और साथ में इसका जो डेक है उसका साइज भी
कि दूसरे डिस्ट्रॉयर के मुकाबले लगभग 40% ज़्यादा है। तो इसी कारण से ये अपने साथ 2 MH-60 हेलीकॉप्टर्स को कैरी कर सकता है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट नेवल हेलीकॉप्टर माने जाते हैं। और साथ में ये ज़्यादातर एक तरह से एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं और इन्हें जो सबमरीन किलर के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में इन हेलीकॉप्टर्स को अमेरिका से परचेज कर चुका है। हो सकता है इस साल के एंड तक भारत को इनकी जो डिलीवरी है वो स्टार्ट हो जाए। और दोस्तों इसके बाद ये अपने साथ 2 हेलीकॉप्टर्स के अलावा 3 MQ-8 जो कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी कि ये ड्रोन टाइप है, तो इन्हें भी ये कैरी कर सकता है। और दोस्तों ये इतना ज़्यादा स्टेल्थी है कि अगर कोई अच्छा रडार भी इसे ट्रैक करने की कोशिश करता है तो आप देखिए इसकी जो लेंथ है वो है लगभग 600 फीट। तो अगर कोई डिस्ट्रॉयर इसे ट्रैक करता है तो उसके रडार पर इसका जो सिग्नेचर है वो लगभग एक 50 फीट की नॉर्मल सी बोट के जैसा दिखाई देगा। और दोस्तों इसे इतना ज़्यादा स्टेल्थी बनाने के लिए सबसे पहले तो इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा यूनिक रखा गया है। इसमें कहीं पर भी 90 डिग्री के जो एंगल है वो नहीं देखने को मिलते हैं। और अगर 90 डिग्री के मान लीजिए आसपास के जो एंगल है वे बनते हैं तो वहाँ पर जो रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स है उनका इस्तेमाल करके उसे एक तरह से ढक दिया जाता है, ताकि जो रडार वेव्स है वे रिफ्लेक्ट होकर वापस से रडार तक ना जा सके। और दोस्तों स्टेल्थ का ये मतलब नहीं होता है कि फाइटर जेट या डिस्ट्रॉयर या कोई भी मिसाइल रडार पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है, लेकिन दोस्तों उसका जो रडार सिग्नेचर दिखाई देता है वो इतना ज़्यादा कम होता है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि सामने से क्या आ रहा है। तो इस वजह से दुश्मन को बहुत ही कम टाइम मिल पाता है जिसमें वो पता लगा सके कि सामने से अटैक किस चीज़ से हुआ है। उसमें चाहे स्टेल्थ फाइटर जेट हो गए, डिस्ट्रॉयर हो गए या कोई स्टेल्थ जो है क्रूज मिसाइल भी हो गई। और दोस्तों इसमें जो स्टेल्थ कैरेक्टर है उसको बनाए रखने के लिए इसमें जो कंपोजिट कार्बन फाइबर है उसका भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसे इस तरह का स्ट्रक्चर देती है कि इसका जो रडार सिग्नेचर है वो कम से कम बने। और इसके बाद इंटरनली ये एक बोट को भी कैरी कर सकती है, जो कि किसी मिशन के दौरान एक अच्छी भूमिका निभा सकती है। और इसे स्टेल्थ को ध्यान में रखकर एक तरह से डिज़ाइन किया गया है। तो लॉन्ग रेंज में इसके आगे टिक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रॉयर के लिए। और साथ में इसमें IPS यानी कि इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसके साउंड सिग्नेचर को और ज़्यादा कम कर देता है। तो ऐसे में इसे ट्रैक कर पाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जबकि दोस्तों इसमें एडवांस रडार और सोनार सिस्टम लगे हैं, जिससे ये बड़ी आसानी से किसी भी शिप को ट्रैक कर सकता है और अपने एडवांस वेपन सिस्टम से उसको एक तरह से डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों इस सब के बावजूद भी इसे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और ये कहीं ना कहीं F-22 रैप्टर B-2 बॉम्बर जैसा प्रोजेक्ट बनकर रह गया, क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो तो बेहद ज़्यादा एडवांस है B-2 बॉम्बर की तरह और साथ में F-22 रैप्टर की तरह। लेकिन दोस्तों इसकी जो कॉस्ट है वो एक तरह से यहाँ पर अड़ंगा लगा देती है, क्योंकि बर्क क्लास डिस्ट्रॉयर से इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा है, जो कि लगभग 4.5 बिलियन US के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी कॉस्ट है। और इसके बाद इसके प्रोग्राम कॉस्ट में अमेरिका लगभग 22 से 25 बिलियन US ऑलरेडी लगा चुका है। तो अभी तो US के पास केवल 2 ही ऐसे डिस्ट्रॉयर हैं जो कि एक्टिव है, तीसरा लगभग कंप्लीट माना जाता है, लेकिन वो अभी तक एक तरह से कमीशन नहीं किया गया है। और इनके बाद लगभग जो 29 डिस्ट्रॉयर थे उनको अमेरिका ने अभी के लिए कैंसिल कर रखा है। हो सकता है आने वाले समय में अमेरिका उन्हें शामिल करे, क्योंकि दोस्तों अमेरिका ने तो प्लान बनाया था कि वे लगभग 32 ऐसे डिस्ट्रॉयर को आने वाले समय में अपनी नेवी में शामिल करेंगे, लेकिन बाकी 29 को उन्हें एक तरह से कैंसिल करना पड़ रहा है, क्योंकि जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हैवी है। और कॉस्ट कितनी ज़्यादा हैवी है आप देखिए, लगभग 2016 से सेना में शामिल है और अब तक US केवल 2 ही ऐसे डिस्ट्रॉयर को एक तरह से एक्टिव कर पाया है लगभग 4 से 5 सालों में। और हैवी कॉस्ट की वजह से सेम सिचुएशन अमेरिका के लिए F-22 रैप्टर और साथ में B-2 बॉम्बर के लिए बनी, क्योंकि अमेरिका 700 की क्वांटिटी में F-22 रैप्टर और लगभग 100 प्लस B-2 बॉम्बर चाहता था, लेकिन दोस्तों कॉस्ट की वजह से उसको अपने इस प्लान को रिजेक्ट करना पड़ा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।